अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड है। ऑपरेशन रिसर्च में आज हम टू फेस मेथड को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मैक्सिमाइजेशन टाइप को क्वेश्चन किया था और इस वीडियो में हम मिनिमाइजेशन टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस x2 सब्जेक्ट्स टू 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में मिनिमाइजेशन टाइप को कन्वर्ट कर लेना है मैक्सिमाइजेशन टाइप में। उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, लास्ट पे फिर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। मैक्सिमाइज जेड स्टैटिक इक्वल्स टू -4x1 -x2। ये माइनस हमने क्यों किया है, मैक्सिमाइजेशन टाइप को जब हम मिनिमाइजेशन टाइप को जब हम मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -4x1 -x2 सब्जेक्ट्स टू। फर्स्ट हमारे पास इक्वालिटी टाइप था तो मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास था 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप कॉन्स्टेंट हो तो वहाँ पे हम एक सरप्लेक्स वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 4। जब हमारे पास लेस देन इक्वल टाइप कॉन्स्टेंट हो तो वहाँ पे हम एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करवा लेते हैं और ऊपर भी 0s1 प्लस 0s2 और साथ नीचे आ जाएगा x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फेज़ 1 स्टार्ट कर लेते हैं। फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करवाते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन न्यू जनरेट करते हैं। हमारे पास रियल क्वेश्चन में जो एलपी मॉडल हमें गिवन था क्वेश्चन में, वहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास इक्वालिटी होगी वहाँ वहाँ हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करवा देंगे। यहाँ पे R1 ऐड करवा दिया और जहाँ जहाँ हमने एक सरप्लेक्स वेरिएबल को सेपरेट करवाया है वहाँ पे भी एक हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करवा देंगे। तो ये R1 R2 ऐड करवा दिया। अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करना, जो हमने न्यू बनाया उसको हमने R कह दिया। यहाँ आ जाएगा -R1 -R2 एंड नीचे x1 x2 s1 s2 r1 r2 ग्रेटर दैन इक्वल 0 आ जाएंगे। नंबर ऑफ इक्वेशंस देख लेते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और वेरिएबल हमारे पास इसको n कह लेते हैं और ये 6 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस को, तो मेरे पास आ जाएगा 3। ये 3 मुझे बता रहा है कि हमने 3 वेरिएबल्स को 0 के इक्वल करना है और जिनको 0 के इक्वल करेंगे वो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। x1 x2 s1 मेरे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हो गए और पीछे मेरे पास 2 वेरिएबल्स रह गए, 3 रह गए, s2 r1 एंड r2। ये तीनों हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे। अब हमने जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है इसको हमने नेक्स्ट हमने जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है इसको हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। तो R1 एंड R2 की यहाँ से वैल्यूज़ ले लेंगे। वैल्यूज़ लेके हमारे पास ये आ जाएगा R -7x1 -4x2 प्लस s1 इक्वल्स टू -9। अब हम सिंप्लेक्स टेबल बना लेंगे जिसमें अपना ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करेंगे, R वाला। सिंप्लेक्स टेबल हमने बना लिया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स, R आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स R1 R2 x2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 x2 s1 s2 r1 r2 सारे वेरिएबल्स और सॉल्यूशन रेशो। सारे हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट जो काम करना है वो हमने सबसे पहले देखना है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू R रो में। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मेरे पास -7 है तो x1 मेरे पास यहाँ पे एंट्रिंग वेरिएबल होगा। उसके बाद हमने देखना है लिविंग वेरिएबल कौन सा है। लिविंग वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे इस कॉलम पे। 3 डिवाइडेड बाय 3 ये इक्वल आ जाएगा 1 के। 6 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 और ये इक्वल आ जाएगा 4 के और ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ ये आ रही है और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखें हम तो 3 हमारे पास आ जाएगा पिवट एलिमेंट एंड R1 हमारे पास आ जाएगा लिविंग वेरिएबल। अब आपने नेक्स्ट टेबल बना लेना है। ये देखें नेक्स्ट टेबल मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक R1 हमारे पास लीव कर है, इसकी जगह x1 एंटर हो जाएगा, R2 एंड s2। यहाँ पे x1 x2 s1 s2। अब मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे लीव कर रहा है बेसिक वेरिएबल उसको हमने यहाँ भी ड्रॉप कर देना। आप चाहें तो ड्रॉप कर दें, चाहें तो इसको लिख लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको R1 को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे R2 को जस्ट लिख लेती हूँ।
उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाला ये पिवट एलिमेंट है ना, इसको हमने 1 बनाना है। इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के क्या करेंगे, हम इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, 1/3, 0, 0 एंड R1 को ड्रॉप कर दिया, R2 में भी 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमने पिवट ये वाला है ना, इसको इसके ऊपर नीचे 1 के ऊपर नीचे हमने 0 बनाना है, तो इसके ऊपर नीचे हम 0 बना लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को फिर लिख लेंगे। वैल्यूज़ मैंने सोल्व करके लिख लिए हैं, देख लेते हैं कैसे आई है। -4 में से माइनस किया, -7 टाइम्स 1/3 तो आ जाएगा -5/3। 1 में से माइनस करेंगे, -7 टाइम्स 0 तो आ जाएगा 1। 0 में से माइनस करेंगे, -7 टाइम्स 0 तो आ जाएगा 0। R1 को ड्रॉप किया, वह 0 में से माइनस करेंगे, -7 टाइम्स 0 तो आ जाएगा 0। -9 में से माइनस करेंगे, -7 टाइम्स 1 तो आ जाएगा -2। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ये वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास। 3 में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स 1/3 तो आ जाएगा 5/3। -1 में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स 0 तो आ जाएगा -1। 0 में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स 0 तो आ जाएगा 0। R1 को ड्रॉप किया हुआ है, ये R2 की वैल्यू आ जाएगी। 1 में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स 0 तो आ जाएगा 0। सॉरी, 1 में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स 0 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद 6 में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स 1 को, तो आ जाएगा 2 को। इस तरह ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, इनको सॉल्व करके लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने R रो में देखना है हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो नेगेटिव वैल्यू एक ही है, तो x2 मेरे पास क्या हो जाएगा, एंटरिंग वेरिएबल। उसके बाद हमने देखना है लिविंग वेरिएबल क्या आएगा। तो लिविंग वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कॉलम पर डिवाइड कर देते हैं। इस कॉलम पे 1/1/3 तो आ जाएगा 3। 2/5/3 तो आ जाएगा 6/5। 3/5/3 तो आ जाएगा 9/5। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ये है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो 5/3 हमारे पास आ जाएगा पिवट एलिमेंट और R2 हमारे पास आ जाएगा लिविंग वेरिएबल। तो इस तरह हमने नेक्स्ट टेबल बना लेना है। नेक्स्ट टेबल में हमने क्या करना है, बेसिक x1 आ जाएगा, यहाँ से R2 लीव कर रहा है एंड x2 आ जाएगा s2 और यहाँ पे x1 x2 s1 s2। R1 पहले ही ड्रॉप हो चुका हुआ था, R2 लीव किया तो यहाँ से R2 भी ड्रॉप हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये है ना, इसको 1 बनाना। तो इस पूरी रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 के साथ। यहाँ आ जाएगा 0, 1 -3/5 एंड ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6/5। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1 बनाया है इसके हमने ऊपर नीचे 0 बनाना है, तो हम यहाँ पे सारे 0 बना लेते हैं और बाकी कैलकुलेशंस करके लिख लेते हैं। 0 में से माइनस करेंगे, -5/3 टाइम्स 0 तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। उसके बाद 1 में से माइनस करेंगे, -5/3 टाइम्स -3/5। ये देखिए मैंने कैलकुलेशंस किया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद 0 में से माइनस करेंगे, -5/3 टाइम्स 0 तो यहाँ भी आ जाएगा 0। उसके बाद -2 में से माइनस करेंगे, -5/3 टाइम्स 6/5 तो ये देखें यहाँ कैलकुलेशन किया तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं। इसकी भी कैलकुलेशंस मैंने कर ली हैं। 1 में से माइनस करेंगे 1/3 टाइम्स 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 0 में से माइनस करेंगे 1/3 टाइम्स -3/5 तो ये आ जाएगा 1/5। उसके बाद 0 में से माइनस करेंगे 1/3 टाइम्स 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और 2 में से माइनस करेंगे, सॉरी 1 में से माइनस करेंगे 1/3 टाइम्स 6/5 तो आ जाएगा यहाँ पे 3/5। इसी तरह कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज़ भी लिख लें। ये वैल्यूज़ लिख ली हैं हमने सारी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास R रो में कोई भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सारे 0 बन गए हुए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास टेबल ऑप्टिमल आ गया। ऑप्टिमल टेबल आ गया तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास R की आ जाएंगी, यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी 0, x1 की वैल्यू आ जाएगी 3/5, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5 एंड s1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1। अब हमारे पास टेबल तो ऑप्टिमल आ गया, लेकिन हमारे पास आंसर किस में है, R में आया, लेकिन हमने किस में देना है, Z में देना। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे फेज़ 2। यहाँ पे
फ़ेज़ 2 स्टार्ट कर लिया है हमने, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लिया है। अब जी स्टैटिक मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने मिनिमाइज़ को कन्वर्ट किया था मैक्सिमाइज़ में, तो अभी हम जी स्टैटिक ही लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट पे इसको चेंज करेंगे जी में। जी स्टैटिक इक्वल आ गया -4x1 -4x2। सब्जेक्ट 2 में जो मेरे पास ये टेबल बना था इसकी वैल्यूज़ लिखी है मैंने। x1 + 1/5 s1 = 3/5, x2 -3/5 = 6/5 एंड s1 + s2 = 1। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमने कन्वर्ट करना है नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में, क्योंकि ये भी मेरे पास बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में है। x1 x2 यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो मैंने x1 x2 की वैल्यू निकालनी है और इनको बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है जी को। यहाँ से हम अगर x1 की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 3/5 - 1/5 s1, एंड अगर x2 की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 6/5 + 3/5 s1। इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल के तो आपने जी स्टैटिक में पुट कर देना है और जी को लिख लेना है। वैल्यूज़ पुट करके इसको मैंने सारा सोल्व कर लिया। फाइनल मेरे पास आ जाएगा z स्टैटिक -1/5 s1 = -18/5। सारा टेबल हमने वैसे ही बना लेना जैसे हमने पिछला टेबल बनाया था, सिर्फ ये जी स्टैटिक वाली रो में चेंजिंग है, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ मैंने लिखी हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ ये दोनों ज़ीरो आ जाएंगे, x1 भी ज़ीरो आ जाएगा, x2 भी ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद s1 के साथ देखें तो -1/5 है, -1/5 आ जाएगा, s2 तो है ही नहीं, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और सोल्यूशन की जगह आ जाएगा -18/5। उसके बाद हमने देखना होता है कि हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स में नेगेटिव वैल्यू को, तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स मेरे पास x1 x2 एंड s1 है, तो मेरे पास s1 में नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये मेरे पास एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, ये भी सॉल्व होगा। ये मेरे पास एंटरिंग वेरिएबल आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमने देखना है कि लिविंग वेरिएबल कौन सा है। लिविंग वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डिवाइड कर देते हैं इस कॉलम के ऊपर। 3/5 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। 6/5 को डिवाइड करेंगे -3/5 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, डैश कर देंगे। 1/1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास ये है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग देखें तो s2 मेरे पास यहाँ पे लीव कर रहा है। नेक्स्ट टेबल बना लेना है, यहाँ पे आ जाएगा z स्टैटिक, यहाँ आ जाएगा x1 x2 और s1 हमारे पास एंटर हुआ था, x2 लीव करा था, तो यहाँ पे s1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 है, तो इसको किसी भी चीज़ के साथ मैंने बस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ, इसको इस कॉलम को 0 0 1 1 एंड 1। अब हमने बाकी इस वैल्यू को सॉल्व करना है। अब क्या करना था, जो 1 बनाना था उसके ऊपर नीचे 0 बनाना था, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसके ऊपर ये सारा हम 0 कर देंगे यहाँ पर। अब बाकी वाले इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। अगर हम 0 में से माइनस करेंगे -1/5 टाइम्स 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 में से माइनस करेंगे -1/5 टाइम्स 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 में से माइनस करेंगे -1/5 टाइम्स 1, तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 1/5। -18/5 में से माइनस करेंगे -1/5 टाइम्स 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -17/5। अब हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 1 में से माइनस करना है 1/5 टाइम्स 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 0 में से माइनस करना है 1/5 टाइम्स 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 में से माइनस करेंगे 1/5 टाइम्स 1, यहाँ पे आ जाएगा -1/5। 3/5 में से माइनस करेंगे 1/5 टाइम्स 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/5। इसी तरह ये वैल्यूज़ पे आ जाएंगी। सारी वैल्यूज़ मैंने सॉल्व करके लिख ली हुई हैं ये अब। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है नॉन बेसिक वेरिएबल्स में, तो इसका मतलब हमारे पास टेबल ऑप्टिमल आ गया। तो ऑप्टिमल वैल्यूज़ लिख लेते हैं। z स्टैटिक हमारे पास इक्वल आ जाएगा -17/5 के, x1 हमारे पास आ जाएगा 2/5 के, x2 आ जाएगा 9/5 के। अब हमारे पास तो क्वेश्चन जी में था, जी स्टैटिक में नहीं था, तो इस वजह से हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके जी में कन्वर्ट कर देंगे। z आ जाएगा 17/5 के, x1 आ जाएगा 2/5 के, x2 आ जाएगा 9/5 के। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अगर आप चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम। इन दोनों वैल्यूज़ को x1 की वैल्यूज़ को जी में पुट कर दें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।